Now today I have started a new course known as the biomolecules, and in this video lecture we will study about the biomolecules, what biomolecules are, and there will be a series of the lectures on the biomolecules in which we will complete whole of the biomolecules. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं the basics about the biomolecules. Biomolecules basically क्या होते हैं? तो बायोमोलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स हम कहते हैं कि ये लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं. इनको हम लिविंग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, लिविंग मॉलिक्यूल्स. अब ये लिविंग मॉलिक्यूल्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोड्यूस होते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दीज मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो प्रोड्यूस होते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और एक बात, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है ये, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर ये हैं, तो ये बने होते हैं. ऑर्गेनिक का सिंपली मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो वाला मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है जो बना होता है जिसमें कार्बन मौजूद हो. तो अब यूनिवर्सल हिस्टोरिकल एक्सेप्शंस, बहुत ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है लेकिन हम उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं कहते. वो तो हिस्टोरिकल रीजन की वजह से है. लेकिन मोस्टली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको कहते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो. तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. और ये एक्ट करते हैं एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. दे एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. हम बायोमॉलिक्यूल को कहते हैं दीज बायोमॉलिक्यूल्स, दे फॉर्म द लाइफ. एक्चुअली जो हम कहते हैं कि सेल के बिना लाइफ नहीं है. अगर सेल नहीं होगी लाइफ नहीं होगी. तो सेल, बायोमॉलिक्यूल्स के बिना सेल नहीं होगी. ठीक है. तो इसलिए हम कहते हैं कि दे एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. जैसे कि सेल है, क्योंकि ये सेल के अंदर होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होते हैं. इनको हम ये एक्ट करते हैं एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. ठीक है. और ये परफॉर्म करते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है. वो सारी की सारी फंक्शंस बायोमॉलिक्यूल्स ही परफॉर्म करते हैं. तो देखा गया है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में मोर देन 25 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं. मोर देन 25 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स. हाँ. तो मोर देन 25 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स, मोर देन 25, हाँ, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स इनमें पाए जाते हैं. नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन बायोमॉलिक्यूल. तो 25 से जायद जो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है वो किन में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में. अब सबसे अबंडेंट या सबसे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं किसमें? वो बायोमॉलिक्यूल में. तो उनमें बेसिकली कौन कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है. तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, सल्फर है, ये बायोमॉलिक्यूल्स में मेनली यही एलिमेंट्स पाए जाते हैं. मेनली यही एलिमेंट्स बायोमॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर. तो ये प्राइमरी एलिमेंट्स है जो पाए जाते हैं किनमें? बायोमॉलिक्यूल्स में मोस्टली. ठीक. अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ इन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज किस एलिमेंट की ज्यादा होती है बायोमॉलिक्यूल्स में? तो वो पहले नंबर पर आता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन सबसे अबंडेंट अमाउंट में होता है. इसकी परसेंटेज एक बायोमॉलिक्यूल में ज्यादा होती है. और दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है. तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन है. तो फर्स्ट इज द सेकंड, तीसरा है नाइट्रोजन,
और चौथा है कार्बन। कार्बन। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स। तो परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द बायोमोलिक्यूल्स, द नंबर फर्स्ट पर आता है हाइड्रोजन, नंबर सेकंड पर नाइट्रोजन है, थर्ड नंबर सेकंड पर ऑक्सीजन है, नंबर थर्ड पर नाइट्रोजन, और नंबर फोर्थ पर कार्बन आ जाता है। तो मेनली मैंने कहा कि मोर देन 25 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। उनमें जो प्राइमरी एलिमेंट्स सब बायोमोलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, मोस्टली पाए जाते हैं, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में हाइड्रोजन होता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होता है, तीसरे पर नाइट्रोजन, और चौथे पर कार्बन होता है। अब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स जो है। बायोमोलिक्यूल्स मैंने कहा कि ये बायोमोलिक्यूल्स ये मेनली फॉर्म होते हैं चार एलिमेंट्स। इनमें मोस्टली मतलब हाई अबंडेंस में, हाई क्वांटिटीज में चार एलिमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। अब जो ये बायोमोलिक्यूल्स है, तो इन बायोमोलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? ये मैंने कहा था, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दैट मीन्स ये क्या है? कार्बन कंपाउंड्स। ये कार्बन कंपाउंड है। तो ये कार्बन कंपाउंड्स, दैट मीन्स ये बायोमोलिक्यूल्स एट लीस्ट हाफ ऑफ वेट, एक सेल का ये हाफ ऑफ ड्राई वेट बनाते हैं। हाफ जो वेट होता है सेल का, दैट मीन्स हाफ ऑफ ड्राई वेट, मैं कहूंगा इसको ड्राई वेट, इसको मैं यहां पर लिखूंगा ड्राई वेट। हाफ ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल इज फॉर्म्ड बाय द बायोमोलिक्यूल्स विच आर नोन एज द कार्बन कंपाउंड्स। क्योंकि इनमें कार्बन होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंपली द कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, ये हाफ ऑफ द ड्राई वेट बनाते हैं एक सेल का। तो इसमें जो कार्बन होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन क्या करता है? कार्बन इस बायोमोलिक्यूल में होने से कार्बन क्या करता है? ये बहुत इसमें एक वो होती है, इसमें एक एबिलिटी होती है, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस बहुत ज्यादा करता है। तो ड्यू टू द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द कार्बन, कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स, तो जिसकी वजह से बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं? फॉर्म हो जाते हैं। तो ड्यू टू द बायोमोलिक्यूल्स में जो कार्बन है, वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है, वो कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, सल्फर के साथ मिलता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ जब ये बॉन्डिंग करता है, तो उससे बहुत सारे कंपाउंड्स बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स को हम एक और नाम भी देते हैं, हम इनको कहते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, कार्बन भी प्रेजेंट होता है, तो इनको हम बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स में कहते हैं। ये डेरिवेटिव होते हैं बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, या मोस्ट बायोमोलिक्यूल जो है, मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर मैं एक और पॉइंट यहाँ पर जिक्र करूँ, किसमें? बायोमोलिक्यूल्स में, मैं कहूँगा कि बायोमोलिक्यूल्स, मैंने अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा, मैंने कहा इनमें कार्बन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एक और चीज़ है कि ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, हम इनको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो इनको हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स से। जो हाइड्रोजन एटम इनमें होता है, वो हाइड्रोजन एटम बेसिकली, जो हाइड्रोजन एटम किस में होता है? हाइड्रोजन एटम जो बायोमोलिक्यूल्स में होता है, वो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है बाय डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। चाहे वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो हाइड्रोक्सल अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हो, या हाइड्रोक्सल जिसे हम कहते हैं, चाहे वो कीटोनिक ग्रुप हो, चाहे वो कार्बोजाइलिक ग्रुप हो। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स जो है, ये फंक्शनल जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रिप्लेस होता है बायोमोलिक्यूल्स में, किससे? बाय डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से। और जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इन बायोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी
क्या हो जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज भी डाइवर्स हो जाती है। ये फिर वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप जब इनके इनके पास आ गए, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अटैच हो गए, तो इनकी फंक्शन जो है वो क्या हो जाती है, वो डाइवर्स हो जाती है, वो मुख्तलिफ हो जाती है इनकी फंक्शंस। तो यहाँ पर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली हम इनको कहते हैं कि ये पॉलीफंक्शनल, ये पॉलीफंक्शनल है क्योंकि ये बहुत सारे मुख्तलिफ काम करते हैं, और इनमें क्या हो जाता है, दो या दो से जायद फंक्शनल ग्रुप्स एक बायोमोलिक्यूल में हो सकते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली क्या करते हैं, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप्स एक बायोमोलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं, तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करती है, डिटरमाइन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कौन डिटरमाइन करता है, फंक्शनल ग्रुप्स। ये फंक्शनल ग्रुप्स कैसे होते हैं, ये होते हैं जब हाइड्रोजन आटम रिप्लेस हो जाता है बाय डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, जब अटैच, जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इनको रिप्लेस करते हैं, तो उस बायोमोलिक्यूल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली डिटरमाइन फिर कौन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स ही डिटरमाइन करते हैं। तो अब देखें, अब यहाँ पर अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम कहते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं। अभी तो ये सारा था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। अब बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, बायोमोलिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं माइक्रो माइक्रो और स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, और दूसरे होते हैं मैक्रो वाले, बड़े मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। अब माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में अगर मैं बोलूं, तो यहां पर अमाइनो एसिड्स हैं, ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और जब ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, तो ये एक मैक्रो बायोमोलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो अमीनो एसिड्स जब कंबाइन हो जाते हैं, तो ये एक प्रोटीन बनाते हैं। और इसी तरह शुगर्स है, जिसमें ग्लूकोज, शुगर, सिंपलेस्ट शुगर जो है, तो शुगर जब कंबाइन होते हैं, शुगर्स किस में आता है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में। तो शुगर जब कंबाइन होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो बायोमोलिक्यूल। इसी तरह फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स जब कंबाइन होते हैं, ये बनाते हैं लिपिड्स और फैट्स। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स, जब न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होती हैं, तो ये क्या बनाती हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स बनाती है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जब कंबाइन होते हैं, तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, चाहे वो डीएनए हो फिर या आरएनए। तो ये तो हो गए माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स और मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। अब माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, इनमें एक चीज होती है कि माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स हमेशा क्या होते हैं, ये अगर फॉर एग्जांपल ये माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स हम किस में, ये डाइट में हम लेते हैं, तो जब डाइट हम फूड लेते हैं, तो उसमें अगर माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स होंगे, तो ये इजीली क्या हो जाते हैं, ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ही होते हैं। तो इनको ब्रेक डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। पहले माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स ये कम्प्लेक्स फॉर्म होती है, तो इनको हमें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, इन पर एंजाइम एक्ट होते हैं, लेकिन इन पर एंजाइम्स एक्ट नहीं होते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, या न्यूक्लिक एसिड्स में कहूँगा, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, यहाँ सिंपली मैं कहूँगा कि जो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स, वो तो इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स को हम बेसिकली कहते हैं इनफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इनफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए ये प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। और इसी तरह जो फैट्स हैं या शुगर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सिंपली कहते हैं एनर्जी, दे आर एनर्जी यील्डिंग फ्यूल स्टोर्स, इनको हम सिंपली एनर्जी यील्डिंग फ्यूल स्टोर्स कहते हैं।
यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड लिपिड्स, तो इनको हम एनर्जी यील्डिंग या एनर्जी स्टोरिंग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशनल और एनर्जी स्टोरिंग बायोमोलिक्यूल्स। क्योंकि अब इंफॉर्मेशनल प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को इंफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि डीएनए, आरएनए जो है, या फिर जो भी मैसेज हो जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन आ जाती है न्यूक्लियस से, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ दैट हो जाती है। तो ये इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। वाइल एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स ये क्या हो जाते हैं? ये तो एनर्जी स्टोरिंग बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, ये एनर्जी स्टोरिंग बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब हम चलते हैं कहाँ पर? अब हम चलते हैं सीधे, पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स, तो ये एक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अब शॉर्ट हम लेते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या है? ये सिंपली माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं। माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। अमाइनो एसिड्स आर सिंपली द माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। जो ये अमाइनो एसिड्स जो है, ये अमाइनो एसिड्स बने होते हैं किसके? ये कार्बन के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ द कार्बन, they are made up of hydrogen, they are made up of nitrogen, and they are made up of oxygen. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ये बने होते हैं अमाइनो एसिड्स। these are the micro biomolecules which are made up of the carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. तो इनमें ये 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये एक्ट करते हैं, they serve as the building blocks of proteins. they serve as building block of proteins. तो ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एक्ट करते हैं। दे सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि जब भी अमीनो एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं तब ही ये क्या बनाते हैं? तब ही ये एक कम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। और अगर मैं अमीनो एसिड्स की बात करूं तो अमीनो एसिड्स जो एक अमीनो एसिड होता है, तो अमीनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप्स इसमें होता है? एक NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप, और यहाँ पर होता है एक कार्बोजाइलिक ग्रुप, COH ग्रुप, और साइड में यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर एक साइड चेन होती है R। तो अगर मैं जनरली कहूँ कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स में एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है, एक साइड चेन होती है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हाइड्रोजन एटम होता है। तो कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन मैंने कहा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने हैं, लेकिन वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो किस शक्ल में है? वो NH2, दैट मीन्स वो NH2 ग्रुप बनाते हैं, अमाइनो ग्रुप बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड्स कंपोज हुए हैं, they are having amino group, they are having the carboxylic group, they are having the side chain and hydrogen atom. तो ये सारे लिंक होते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल कार्बन। ये सारे किस पर लिंक है? टुवर्ड्स द सेंट्रल कार्बन। तो जब ये सेंट्रल कार्बन से अटैच होते हैं तो यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पर सारे के सारे किस पर अटैच हैं? टुवर्ड्स द सेंट्रल कार्बन। अब ये जो सेंट्रल कार्बन है, इस पर कार्बोजाइलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों अटैच हैं। तो उस कार्बन को जिस पर कार्बोजाइलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों अटैच होते हैं, उस वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इट्स नोन एज अल्फा कार्बन। तो जिन अमीनो एसिड्स में अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन इन विच द NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप आर अटैच्ड टू द सेंट्रल कार्बन। अगर सेंट्रल कार्बन पर COH ग्रुप और NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच हैं सेंट्रल कार्बन पर, तो उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और जिन अमीनो एसिड्स में ये अल्फा कार्बन होता है, जिन अमीनो एसिड्स में कार्बोजाइलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ बाइंड होते हैं, उनको हम अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो अमीनो एसिड्स, अगर मैं यहां पर लिखूंगा अमीनो एसिड्स इन विच carboxylic group, that means COH group, and amino group and NH2 group are linked, यार
are directly connected to alpha carbon are called as अल्फा अमाइनो एसिड्स। उनको हम अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स आपको समझ आया कि अल्फा अमाइनो एसिड्स और अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन ही बेसिकली अल्फा अमाइनो एसिड्स बनाता है। अल्फा कार्बन वो वाला कार्बन होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप एक सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच हुए होते हैं और इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अगर अमाइनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं अल्फा कार्बन के साथ, तो उनको हम अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और जिनमें ऐसा नहीं होता है, जिन अमाइनो एसिड्स में NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेंट्रल दैट मीन्स अल्फा कार्बन के साथ अटैच नहीं होता है, तो उनको हम बीटा, गामा, एप्सिलॉन, तो उन अमाइनो एसिड्स को हम बीटा, उनको हम गामा, उनको हम एप्सिलॉन अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स और बीटा, गामा, एप्सिलॉन अमाइनो एसिड्स में आपको फर्क आया समझ? ग्रेट। अब हम चलते हैं कि जो जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड्स का। इफ वी टॉक अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो जनरल स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया था। जनरल स्ट्रक्चर अगर हम अमाइनो एसिड्स का देख लें, तो जनरल स्ट्रक्चर है, एक साइड से इनके NH2 ग्रुप होता है अमाइनो ग्रुप, दूसरी साइड में इनके होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और तीसरी साइड से इनको होता है एक हाइड्रोजन एटम और एक साइड चेन R होती है। अब ये सारा जो जनरल स्ट्रक्चर है, ये अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर, जनरल मतलब ये हर किसी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है एक्सेप्ट प्रोलीन। तो जनरल स्ट्रक्चर जो है वो सारे अमाइनो एसिड्स का सेम है बट एक्सेप्ट प्रोलीन। तो आपको याद रखना है कि एक्सेप्शन कौन सा अमाइनो एसिड है। तो प्रोलीन एक एक्सेप्शन है जो जनरल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें नाइट्रोजन है, तो वो डायरेक्टली उसमें क्या हो जाता है, उसमें ये ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो जाता है। ठीक है, तो प्रोलीन इज द एक्सेप्शन, क्योंकि ये जनरल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है प्रोलीन। बाकी सारे अमाइनो एसिड जनरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। और सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड अगर मैं बोल दूं, ये तो जनरल स्ट्रक्चर है, अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बोल दूं तो वो है, वहां R की जगह H होता है। तो जब R की जगह H हो गया, सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम आ गया, तो ये कौन सा अमाइनो एसिड बन जाता है? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन हमारा सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, वाइल एज जो प्रोलीन है, प्रोलीन इस स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं करता है। और अगर मैं सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड की बात करूं, तो उसमें ट्रिप्टोफान आता है, उसमें टायरोसिन आता है, इसमें फिनाइल एलानिन आता है। ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स हैं, सिंपलेस्ट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे सिंपल कौन है? सबसे सिंपल है ग्लाइसिन, और सबसे कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रिप्टोफान है, टायरोसिन है, क्योंकि इनमें साइक्लिक रिंग्स भी अटैच होती है। एक यहां तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये तो जनरल स्ट्रक्चर था। अब अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं एज एसिड्स एज वेल एज बेसिस। अमाइनो एसिड्स एक्ट एज एसिड्स एज वेल एज बेसिस। एक्ट एज एसिड एंड बेस। तो अमाइनो एसिड्स एक्ट करते हैं एज एसिड्स एंड बेसिस। वो कैसे एक्ट करते हैं? तो जब हम एक अमाइनो एसिड डिसॉल्व करते हैं इन ए सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट में जब अमाइनो एसिड डिसॉल्व हो जाता है तो क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल यहां पर लिखूंगा मैं NH3 पॉजिटिव, यहां पर हो जाएगा सेंट्रल CO नेगेटिव फॉर्म H एंड R। तो जब एक अमाइनो एसिड एक सॉल्यूशन में आ जाता है तो उस पर एक न्यूट्रल चार्ज एग्जिस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेबलाइज हो जाता है,
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है CO नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये एक न्यूट्रल चार्ज बन जाता है। तो ये न्यूट्रल चार्ज जब एक सॉल्वेंट में हम एक अमीनो एसिड को डालते हैं, तो ऑन डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट एक पॉइंट आ जाता है जहां पर इस पॉइंट पर एक अमीनो एसिड का चार्ज न्यूट्रल होता है। तो उस वाले पॉइंट को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जब हम एक अमीनो एसिड को डिसॉल्व करते हैं इन सॉल्वेंट, और वहां पर वो जब डिसॉल्व होता है तो वो एग्जिस्ट होता है इन एन आयनिक फॉर्म। आयनिक क्या मैं कहूँगा, वो एक ऐसी शक्ल में आ जाता है जहां पर उसका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो जीरो के बराबर आ जाता है। तो उस वाले पॉइंट को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर चार्ज इसका जीरो होता है। तो ये तो हो गया आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जब हम इसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में अमीनो एसिड को, तो वो उस पर एक वहां पर जब डिसॉल्व हो जाता है तो उस पर उस टाइम एक चार्ज आ जाता है, जीरो चार्ज, न्यूट्रलाइज। तो वो न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है, तो उस वाले पॉइंट को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद ये एक्ट करता है एज बेस और एज एसिड। अब इस एसिड बेस, इस ड्यूअल नेचर को हम जिवेटर आयन कहते हैं। ये जो एसिड और बेस का नेचर है इसका, इसको हम जिवेटर आयन कहते हैं। तो ड्यूअल कैरेक्टर जो है ना, ये अमीनो एसिड का जब ये सॉल्वेंट में घुस जाता है तो उसके बाद ये एसिड भी बन सकता है, ये बेस भी एक्ट करता है। तो उस ड्यूअल कैरेक्टर को हम जिवेटर आयन कहते हैं। अब ये ड्यूअल कैरेक्टर कैसे हो जाता है, कैसे आ जाता है कि अमीनो एसिड में, तो ये डिपेंड करता है, ये जिवेटर आयन फॉर्मेशन या एसिड और बेस की फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करती है, अपॉन द पीएच, अपॉन पीएच वैल्यू। तो अगर पीएच क्या हो रहा है, अगर पीएच डिक्रीज हो रहा है, इफ द पीएच डिक्रीजेस, अगर पीएच डिक्रीज हो रहा है, तो अगर इस सॉल्वेंट का पीएच डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस एसिडिटी। पीएच, अगर हम पीएच यहाँ पर लेते हैं तो पीएच स्केल मैं लूंगा, फॉर एग्जांपल ये है न्यूट्रल पीएच, फॉर एग्जांपल 7। तो अगर जितना हम पीएच डिक्रीज करें टुवर्ड्स 6, टुवर्ड्स 5, टुवर्ड्स 4, 3, 2 एंड 1, तो उतनी एक, फॉर एग्जांपल कोई सबस्टेंस या कोई सॉल्यूशन और कोई कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, एसिडिक बन जाएगी। तो पीएच जितना डिक्रीज हो रहा है उतना उतना वो एसिडिक बन रहा है। अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है उतना वो एल्कलाइन बन रहा है। तो यहाँ पर पीएच डिक्रीज हो रहा है, तो पीएच डिक्रीज मीन्स ये 6, 5, 4, 3, 2 ऐसी पीएच डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर दैट मीन्स सोल्यूशन क्या होगी, यहाँ पर सोल्यूशन एसिडिक है। तो एसिडिक सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन में, तो जब हमने अब सॉल्वेंट को एसिडिक बना दिया, तो एसिडिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन में यहां पर ऐसे हो जाएगा, हम्म। अब ये एक H एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो एट एसिडिक सॉल्यूशन यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक अमीनो एसिड ने क्या किया, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, तो अगर फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि जो होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं दोज आर नोन एज, उनको हम बेसिस कहते हैं, उनको क्या हम कहते हैं, तो बेस। तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये जो अमीनो एसिड है ये एक प्रोटॉन को क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जब इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहां पर NH2, तो यहां पर देखो NH3 तो पहले ही था ये, हाँ। तो यहां पर इसने ये CO था अभी तक, तो यहां पर इसने क्या किया, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये बन गया यहाँ पर, इसको प्रोटॉन हुआ यहाँ पर। तो इसने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स इन एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में एक अमीनो एसिड ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स वो एक्ट करता है एज बेस।
क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर नोन एज बेसिस। तो इसने एसिडिक सॉल्यूशन में, एक अमाइनो एसिड ने एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा बिहेवियर दिखाया, बेसिस का बिहेवियर दिखाया, इसने एक्ट किया एज बेस। वाइल एज अगर हम यहाँ चलते हैं, अगर हम पीएच को डिक्रीज करेंगे, पीएच को इंक्रीज करेंगे, नॉट डिक्रीज, तो दैट मीन जब हम पीएच को इंक्रीज कर रहे हैं तो सोल्यूशन क्या बन रही है, सोल्यूशन एल्कलाइन बन रही है। तो एल्कलाइन सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, अब एल्कलाइन सोल्यूशन में ये जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा CO नेगेटिव यहीं पर है, CHR, और ये NH3 पॉजिटिव था यहाँ पर, तो ये लॉस करेगा प्रोटॉन को। तो जब इसने लॉस प्रोटॉन को किया तो देखो अब इस पर कौन सा चार्ज आ गया यहाँ पर, अब इसमें नेट चार्ज क्या आ गया, इसमें नेट चार्ज नेगेटिव आ गया। तो इसने प्रोटॉन को लॉस किया। यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और जब इसने ये भी एक्सेप्ट किया तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर चार्ज, टोटल चार्ज क्या था, पॉजिटिवनेस, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसने एक्ट किया एज बेस। वाइल एज यहाँ पर इसने क्या किया, इसने प्रोटॉन को रिलीज किया, इसने प्रोटॉन रिलीज किया। जब ये प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा, फिर तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप ज्यादा होता है। तो दैट मीन्स इसने, इस अमाइनो एसिड ने एट अल्कलाइन पीएच, जब पीएच इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स अल्कलाइन सॉल्यूशन में इसने एक्ट किया एज एसिड, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया। तो इस पर नेट चार्ज क्या हुआ, नेगेटिव, नेट चार्ज इस पर क्या रहा, नेगेटिव, उस पर नेट चार्ज क्या था, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स इसने अल्कलाइन सॉल्यूशन में एक्ट किया एज एसिड, while as in the acidic solution it acted as base। तो इस ड्यूअल कैरेक्टर को जो ये सॉल्यूशन में ऑक्यूपाई करता है एक अमाइनो एसिड, इसको हम ज़िवेटर आयन कहते हैं। तो ज़िवेटर आयन स्ट्रक्चर सिंपली क्या है, ज़िवेटर आयन स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स का, उसमें हम यही पढ़ते हैं कि जब एक अमाइनो एसिड हम सॉल्वेंट में डालते हैं, उसके बाद जब वो डिसॉल्व हो जाता है तो एक पॉइंट वो एग्जिस्ट होता है एज ए न्यूट्रल फॉर्म में। तो उस न्यूट्रल फॉर्म को जो है, उस न्यूट्रल फॉर्म पर उसका क्या हो जाता है, उसका जो चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है। तो उस वाले पॉइंट को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। फिर वो अमाइनो एसिड जब हम, अगर हम पीएच इंक्रीज या डिक्रीज करें तो फिर वो क्या करता है, अगर पीएच डिक्रीज हम करें तो वो एसिडिक सॉल्यूशन में एज बेस एक्ट करता है, क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर हम पीएच को इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उस टाइम ये प्रोटॉन को रिलीज करता है और इस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दैट मीन्स अल्कलाइन सॉल्यूशन में एक्ट करता है एज एसिड। तो ये तो थी, दिस वाज अबाउट द ज़िवेटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का ज़िवेटर आयन स्ट्रक्चर, या हाउ दे एक्ट एज एसिड एंड बेसिस। तो अब ये वीडियो तो लंबा हो गया है, नाउ जो आगे का है अमाइनो एसिड्स का, दैट मीन्स इसमें अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में होता है, वो वाली प्रॉपर्टी हम अमाइनो एसिड्स की पढ़ेंगे। और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन भी आएगी आगे, एनेंटियोमर्स फॉर्मेशन। तो इसमें बहुत सारा अभी कुछ आगे है, तो वो आगे आगे लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा।